विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। उत्तराखंड कर रहे थे हम। उत्तराखंड में होने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या उत्तराखंड का क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। उत्तराखंड से काफी नंबर मिलते हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने वन नीतियां की थी, आज हम कर रहे हैं वन शिक्षा। ठीक है। 1865 में, कब 1865 में भारत के प्रथम वन महानिरीक्षक डॉक्टर डिट्रिच ब्रेंडिस की नियुक्ति की गई और उनकी सलाह पर 1878 में देहरादून में देश के प्रथम वन महाविद्यालय या फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना की गई। आपने क्या क्या याद करना है? एक तो आपने बोलना है कि प्रथम वन महानिरीक्षक कौन थे, तब आपने आंसर बोलना है डॉक्टर डिट्रिच ब्रेंडिस। फिर आपने बोलना है डॉक्टर डिट्रिच ब्रेंडिस की सलाह पर 1878 में देहरादून में देश के प्रथम वन महाविद्यालय या फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना की गई। उल्टा पूछेगा, फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून ये देश का प्रथम वन महाविद्यालय की स्थापना कब हुई? आंसर 1878। ये 1878 वही समय है जब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। क्या आया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। वर्नाकुलर मतलब देसी भाषा के समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड लिटन के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड लिटन के द्वारा। और 4 साल बाद 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से प्रतिबंध हटा दिए गए थे। ये हिस्ट्री का क्वेश्चन बनता है, तो उसी के साथ याद कर लो कि 1878 में भाई देश में प्रथम वन महाविद्यालय की स्थापना हुई या फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना हुई, और 1878 में ही क्या हुआ था? लॉर्ड लिटन के समय में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। और भी एक्ट थे, वो हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, पर क्योंकि थोड़ा थोड़ा याद करो पहले, है ना। चलो, 1884 में इसका नाम बदलकर, जो फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून था उसका नाम बदलकर इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल रखा गया। इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल रखा गया। 1906 में अनुसंधान कार्य के साथ जोड़ते हुए इसका नाम क्या रख दिया गया? इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट रख दिया गया। अब क्या हुआ? धीरे धीरे इसमें काम बढ़ने लगे। ठीक है। और बढ़ते कार्य के स्थानाभाव के कारण 1914 में कार्यालय एवं प्रयोगशाला बनाकर इसे चांदबाग स्थानांतरित कर दिया गया। कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया? तो आपसे पूछेगा इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट को चांदबाग कब स्थानांतरित किया गया? आपने बोलना 1914 में। स्वतंत्रता के बाद इसका नाम इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI हो गया। क्या हो गया? FRI हो गया। तो चांदबाग याद रखना है आपने। क्या याद रखना है? चांदबाग कब? 1914। इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी FRI। ठीक है। FRI का सभागार पूरे एशिया में लकड़ी से निर्मित एकमात्र हॉल है, जिसमें 6 संग्रहालय हैं। भवन में 18,000 कास्ट नमूनों के साथ साथ एक कास्ट संग्रहालय भी है। अब पहले शुरू में जब उत्तराखंड बना तो इस प्रकार के प्रश्न भी बने कि लकड़ी से निर्मित एकमात्र हॉल पूरे एशिया का, है ना, वो कहाँ पर है? आंसर FRI में है। भवन में 1800 कास्ट नमूनों के साथ साथ एक कास्ट संग्रहालय भी है। FRI का मुख्य कार्य वानिकी संस्थान नीति को सूत्रित करना और इसके संगठन संस्थानों, केंद्र और संबंधित संगठनों और विश्वविद्यालय के वानिकी अनुसंधान कार्यक्रमों का समन्वय करना है। ठीक है। FRI में क्या क्या होता है? आपने फॉरेस्ट्री याद रखना। वानिकी संस्थान नीति को सूत्रित करना। दूसरा, इसके संगठक संस्थानों, केंद्रों और संबंधित संगठनों एवं विश्वविद्यालयों के वानिकी अनुसंधान कार्यकलापों, यानी फॉरेस्ट्री जो रिसर्च चलती है, वानिकी अनुसंधान कार्यक्रमों का समन्वय करना इसका कार्य है। वर्तमान में इसके अधीन 8 संस्थान और 3 केंद्र कार्यरत हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 1991 में वन अनुसंधान संस्थान को सम विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान करने के बाद से संस्थान में शैक्षिक कार्यकलापों में कई गुना बढ़ोतरी हुई। 1991 को याद करना है आपने कि वन अनुसंधान संस्थान को सम विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया? आंसर 1991 में दिया गया। विश्वविद्यालय के समान, मतलब विश्वविद्यालय माना गया उसको।
1991 में। ये क्वेश्चन बन चुका है पहले, है? जब आप फॉरेस्ट रेंजर के पेपर देते हो या आप कंजर्वेटर के पेपर देते हो तो वहाँ पे इस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे आपको, ठीक है? जो साइंस बैकग्राउंड के लोग हैं वो फॉरेस्ट रेंजर भर सकते हैं, और कंजर्वेटर, चीफ कंजर्वेटर जो होता है, फॉरेस्ट कंजर्वेटर, ठीक है, फॉरेस्ट कंजर्वेटर के फॉर्म भर सकते हैं। आपको प्री तो लगभग ऐसा ही होगा जैसा आप लोग ये पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, लेकिन मेंस में आपको 2 सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे जो कि कैसे होंगे, साइंस से रिलेटेड होंगे। कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जैसे आप क्या जियोलॉजी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, एनवायरनमेंट ले सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, फॉरेस्ट्री, ठीक है, और आप स्टैटिस्टिक रख सकते हो, स्टैट रख सकते हो, तो इस तरह के सब्जेक्ट होते हैं उसमें, मैथ्स रख सकते हो, ठीक है। चलो जी, तो 1991 में वन अनुसंधान संस्थान को सम विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। 2006 में इसने प्लैटिनम जुबली मनाई। कब? प्लैटिनम जुबली मनाई। 1929 में कोलागढ़ देहरादून में एक और अनुसंधान केंद्र, वन अनुसंधानशाला की स्थापना की गई। बाद में फॉरेस्ट रेंजरों के प्रशिक्षण के लिए देहरादून में ही इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज की स्थापना की गई। फॉरेस्ट रेंजर के प्रशिक्षण के लिए देहरादून में ही इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज की स्थापना की गई, ठीक है। यहाँ भी होती है, फिर बाहर भी जाना पड़ता है। फॉरेस्ट रेंजर की ट्रेनिंग काफ़ी टफ होती है। जैसे यहाँ से जो इस इंस्टीट्यूट से निकले हैं उन लोगों की महाराष्ट्र में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? महाराष्ट्र में भी रहना पड़ा। अलग अलग जो नेशनल पार्क हैं वहाँ पर दिखाया जाता है इन लोगों को, ठीक है। तो टफ ट्रेनिंग होती है, लगभग मेरे ख्याल से 2 साल की, है ना। उसके बाद ज्वाइनिंग मिलती है। चलिए, अब उसके बाद मैं कुछ बता रहा हूँ वन संबंधी आंदोलन। क्या बता रहा हूँ? उत्तराखंड में वन संबंधी कौन कौन से आंदोलन हुए। तो आपको पता है कि वनों के संरक्षण, अधिकार और पर्यावरणीय असंतुलन को लेकर राज्य में अनेक जन आंदोलन चले, और कुछ तो अभी भी चल रहे हैं, ये पता है आपको। घसियारों के घास छीने जा रहे हैं तो फिर आंदोलन हो जाता है ना। प्रमुख जन आंदोलन बता रहा हूं मैं। सबसे पहले रवाई आंदोलन के बारे में बता रहा हूं। तो रवाई आंदोलन स्वतंत्रता के पूर्व टिहरी रियासत के राजा नरेंद्र शाह के समय में, सबसे पहले तो यही याद करना है, किसके समय में? नरेंद्र शाह के समय में। नरेंद्र नगर नाम सुना है? ये दिख रहा है यहाँ से सामने। नरेंद्र शाह के समय में एक नया वन कानून लागू किया गया, जिसके तहत यह व्यवस्था की गई कि किसानों की भूमि को भी वन भूमि में शामिल किया जा सकता है। किसानों की भूमि को भी वन भूमि में शामिल किया जा सकता है। तो भाई ये बहुत बड़ी बात थी। जैसे आप सभी लोग अपने गांव ग्राम छोड़ के बैठे हुए हो, ठीक है, हम भी हैं उनमें। और माना अगर ऐसा पता चल जाए कि जी सर्वे हुआ है और उसके बाद अब अधिग्रहण हो रहा है उन खेतों का, जिसमें कुछ कई सालों से बीज नहीं डाले गए, जिसमें कई सालों से जिसे जोता नहीं गया, माना सरकार उसका अधिग्रहण कर लेती, तो आप भी आंदोलन करोगे। कुछ नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, पर आपके तो हैं, ये सोच के आप बैठे हुए हो। ऐसे उस जमाने में भी लोग क्या हो गए कि भाई उस समय तो खेती करते थे लोग, कि किसानों की भूमि को भी वन भूमि में शामिल किया जा सकता है। इस व्यवस्था के खिलाफ रवाई की जनता ने आजाद पंचायत की घोषणा करके, आजाद पंचायत, क्या याद करना है? रवाई की जनता ने आजाद पंचायत की घोषणा करके रियासत के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। क्या कर दिया? इस आंदोलन के दौरान 30 मई 1930 की डेट बहुत 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 इंपॉर्टेंट, 30 मई 1930 को दीवान चक्रधर जुयाल की आज्ञा से सेना ने आंदोलनकारियों पर गोली चला दी। दीवान लॉज सुना है आपने ऋषिकेश में? उसी के नाम पर है दीवान चक्रधर जुयाल। ये जो कैलाश गेट वाली जो भूमि है, इसको क्योंकि देश निकाला दे दिया था, राजा ने पूछा चक्रधर जुयाल से, भाई रवाई में ऐसा ऐसा हो गया, क्या दोषियों को क्या सजा देनी चाहिए? चक्रधर जुयाल ने कहा कि आंखें फोड़ देनी चाहिए। राजा ने पेन निकाला और आंख फोड़ दी। किसकी? चक्रधर जुयाल की। ऐसे होती थी राजशाही। वहीं पर क्या, ऑन द स्पॉट फैसला, पेन से आंख फोड़ दी। किसकी? चक्रधर जुयाल की। देश निकाला दे दिया। तो देश निकाला क्या था उस समय? यही था, 14 बीघा ढाल वाला कैलाश गेट। जाओ भाई टिहरी रियासत से बाहर, है ना। तो यहाँ पर क्या होता था? मच्छर होते थे, दलदल था, मतलब पानी वानी था, तो बीमारियां होती थी यहाँ पर, है ना। देश निकाला मतलब टिहरी रियासत से बाहर, मतलब ये जो पर्वत पादीय प्रदेश है यहाँ भेज दिया जाता था उन लोगों को।
चलो जी, फिर तो दीवान चक्रधर जुयाल की इसके आज्ञा से सेना ने आंदोलनकारियों पर गोली चला दी, जिसमें सैकड़ों किसान शहीद हो गए। क्या हो गए? रवाई गोली कांड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सैकड़ों किसान शहीद हो गए। आज भी इस क्षेत्र में 30 मई को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस आंदोलन को तिलाड़ी आंदोलन भी कहा जाता है। तिलाड़ी गोली कांड या रवाई गोली कांड कब हुआ, डेट याद कर लो, बहुत आसान है, 30 मई 1930। दोनों तरफ 30 लगा हुआ है, आपने मई और 1900 याद करना है खाली। 30 मई 1930 तिलाड़ी गोली कांड या रवाई गोली कांड। याद हो गया? चक्रधर जुयाल का नाम जरूर याद करना है आपने, जो दीवान था। ठीक है, राजा का नाम याद करना आपने, नरेंद्र शाह थे। ठीक है, चलो जी, तो इसमें से लगभग एक क्वेश्चन बनने की संभावना होती है। अगला है चिपको आंदोलन। 70 के दशक में बांज होता है, बांज के पेड़ होते हैं, हरा सोना बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? हरा सोना। जहां बांज के जंगल होंगे वहां अपने आप ही क्या होगी, जमीन में नमी होगी, बादलों को आकर्षित करते हैं, मतलब वर्षा को आकर्षित करते हैं बांज के जंगल। ठीक है, बड़े अच्छे धारे होते हैं वहां पर। जहाँ बांज के जंगल होंगे ऊपर, तो नीचे एक धारा होगा, बड़ा अच्छा पानी होता है बांज के जंगलों का, है ना। तो 70 के दशक में क्या हुआ भाई, बांजों के साथ हिमपुत्रियों की ललकार, वन नीति बदले सरकार, वन जागे वनवासी जागे। क्या जागे? हिमपुत्रियों की ललकार, वन नीति बदले सरकार, वन जागे वनवासी जागे। रैणी गांव, कहाँ भाई? रैणी गांव के जंगलों में गूंजे ये नारे आज भी सुनाई दे रहे हैं। रैणी गांव याद रखना है आपने। क्या रखना है? इस आंदोलन की शुरुआत 1972, इस पे 4 बार गोले लगा दो और याद कर लो, 1972। कब? 1972 से शुरू, वनों की अंधाधुंध और अवैध कटाई को रोकने के उद्देश्य से 1974। अब इसको याद करना है आपने। 72 से कटाई शुरू हो गई थी जंगलों की। 74 में जाके चमोली जिले में गोपेश्वर नामक स्थान पर 23 वर्षीय विधवा महिला गौरा देवी, इनके द्वारा, गौरा देवी द्वारा की गई थी इस आंदोलन की शुरुआत। तो 1974 याद कर लीजिए। कटाई जो शुरू हुई 1972 से, और कटाई को रोकने के लिए 1974, 1974, चमोली चमोली चमोली, गोपेश्वर गोपेश्वर गोपेश्वर, रैणी गांव रैणी गांव रैणी गांव, ऐसे करके याद करना चाहिए। ठीक है, कौन? गौरा देवी। इनसे सब परिचित हैं, इस नाम से उत्तराखंड के बच्चे परिचित हैं। इस आंदोलन के तहत वृक्षों की सुरक्षा के लिए ग्रामीण वासियों द्वारा वृक्षों को पकड़कर चिपक जाता था। वृक्षों पर चिपक जाते थे जब कुलाड़ी विलाड़ी लेके आते थे ठेकेदार लोग, मजदूर लोग। ठीक है, इसी कारण इसका नाम क्या था? चिपको आंदोलन पड़ गया। उन्होंने कहा हमें काटो भैया, पहले पेड़ नहीं कटने देंगे। क्या नहीं कटने देंगे? पेड़ नहीं कटने देंगे, हमें काट दो भले इन कुलाड़ों से। चिपको आंदोलनकारी महिलाओं द्वारा 1977 में एक नारा दिया गया जो काफी प्रसिद्ध हुआ था। क्या है इस जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। आपसे क्या करेगा वो, ये ना सीधे ऐसे पूछ सकता है कि क्या है इस जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार, किस आंदोलन के नारे हैं? आंसर चिपको आंदोलन के। या बोलेगा कि हिमपुत्रियों की ललकार, वन नीति बदले सरकार, वन जागे वनवासी जागे। ये किस आंदोलन के दौरान ये नारा प्रसिद्ध हुआ था? आपने बोलना चिपको आंदोलन। क्लियर हो गया? चिपको आंदोलन को अपने शिखर पर पहुंचाने में पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, सिलियारा का संत कहा जाता है इन्हें। क्या कहा जाता है? सिलियारा का संत। सिलियारा जगह पड़ती है, कभी शायद धरना दिया था इन्होंने, बहुगुणा जी ने वहां पे, इसलिए सिलियारा का संत कहा जाता है। सिलियारा पड़ता है आपका मेरे ख्याल से घनसाली और चमियाला के बीच में कहीं, है ना, धारावारा भी है वहां पे। तो इसे सिलियारा का संत कहते हैं। किसको? सुंदरलाल बहुगुणा जी को। चंडी प्रसाद भट्ट, आपको पता ही है, रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला है इन्हें, है ना। आपके लिए प्रश्न है, चंडी प्रसाद भट्ट जी को रेमन मैग्सेसे अवार्ड कब मिला? 1982। कंफर्म? चंडी प्रसाद भट्ट जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाद में इस आंदोलन का कार्यक्षेत्र समग्र रूप से पर्यावरण की रक्षा हो गया तथा बहुगुणा जी ने हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया। फिर क्वेश्चन पूछेगा यहां से, हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया? आंसर अरे भाई सुंदरलाल बहुगुणा। किसने दिया? सुंदरलाल बहुगुणा जी ने दिया।
हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा किसने दिया? सुंदरलाल बहुगुणा जी ने दिया। इस आंदोलन में चमोली के चंडी प्रसाद भट्ट जी को 1982 में रैमन मैग्सेसे अवार्ड मिला। अभी मैंने प्रश्न पूछा था, उसका उत्तर 1982 है। रैमन मैग्सेसे अवार्ड कब मिला? आंसर क्या होता है रैमन मैग्सेसे अवार्ड? एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है इसको। क्या कहा जाता है? और ये राष्ट्राध्यक्ष थे कहाँ के? फिलीपींस के। फिलीपींस सरकार देती है इसको। कौन देती है? फिलीपींस के राष्ट्राध्यक्ष थे रैमन मैग्सेसे, उनके नाम पर दिया जाता है। इसको वही सम्मान प्राप्त है जैसे पूरे विश्व में नोबेल पुरस्कार को सम्मान प्राप्त है, एशिया का नोबेल पुरस्कार बोला जाता है किसको? रैमन मैग्सेसे अवार्ड को। तो फिलीपींस याद रहेगा। कहाँ है फिलीपींस? अरे भाई मैं कॉन्टिनेंट पूछ रहा हूं। फिलीपींस कहाँ पड़ता है? कॉन्टिनेंट किस महाद्वीप पे है फिलीपींस? एशिया में। राजधानी कहाँ है फिलीपींस की? मनीला है। फिलीपींस के 3 बड़े आइलैंड, लुजोन, मिंडानाओ, पालावन। ये बालक कुछ करेंगे, इन पे मुझे पूरा भरोसा है कि एक दिन ये नाम रोशन करेंगे, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब। ठीक है, बढ़िया। देख लोगे फायदा मिलेगा। क्या मिलेगा? फ्री है, कोई दिक्कत तो है नहीं, है ना। चलो जी, इसी ज्ञान को लेने के लिए दिल्ली जाते हैं लोग, मैप रीडिंग करने के लिए, ये सब चीजें करने के लिए, सब्जेक्ट करने के लिए। चलो घर का जोगी जोगड़ा और आन गांव का सिद्ध, है ना। घर का जोगी क्या? जोगड़ा, आन गांव का सिद्ध। दूसरे गांव से अगर कोई आ गया तो वो सिद्ध है, पर अपने ही प्रदेश में अगर कोई बता रहा है तो वो क्या है? घर का जोगी जोगड़ा। चलो खैर, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। इस आंदोलन में चमोली के चंडी प्रसाद भट्ट जी को 1982 में रैमन मैग्सेसे अवार्ड मिला। इतना समझ में आ गया? ठीक है। अगला अब मैं बता रहा हूं, अगला आंदोलन 1977 का वन आंदोलन। 1977 का वन आंदोलन। तो भाई वनों की नीलामी के विरोध में, वनों की, अक्टूबर 1977 में राज्य स्तरीय आंदोलन शुरू हुआ। व्यापक विरोध के बावजूद केवल नीलामी की तिथि स्थगित करके 27 नवंबर को तय हुई। उस दिन हड़ताल, तोड़फोड़ हुई। नैनीताल में शैले हॉल आंदोलनकारियों द्वारा फूंक दिया गया, जला दिया गया। फलस्वरूप छात्रों की गिरफ्तारी हुई। 78 फरवरी 1978 में संभवतः पहली बार उत्तराखंड बंद हुआ। उत्तराखंड बंद हुआ पहली बार 1978 में। ठीक है। अब आप लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि बंद क्या होता है, कर्फ्यू क्या होता है। भाग्यशाली लोग हैं आप लोग, देवभूमि में आपने क्या किया? जन्म लिया। बट अगर आप मेरे से पूछो तो हम लोगों ने उत्तराखंड राज्य आंदोलन देखा है। क्या देखा है? आप लोगों को लगता होगा कि उत्तराखंड ऐसे ही मिल गया, हालांकि वो सपने साकार नहीं हुए। बहुत सारी अनियमितताएं चली रही हैं अभी भी, है ना। बेरोजगारों के हित में अभी बहुत कुछ किया नहीं जा सका है। बट हम लोगों ने देखे भाई, छोटी छोटी जगहों पर भी हमने कर्फ्यू देखे। लोगों को हमने पुल से कूदते देखा। श्रीयंत्र टापू से क्या किया देखा हमने। आंदोलनकारियों को बहते हुए देखा, है ना। पुलिस बर्बरता को देखा। ये तो मित्र पुलिस है हमारी उत्तराखंड पुलिस जो है। ये क्या है? मित्र पुलिस है। आपने उत्तर प्रदेश पुलिस के वो नहीं देखे क्या? जब उत्तर प्रदेश पुलिस थी तो उनकी मार नहीं देखी आपने, है ना। आपने ये नहीं देखा कि जो क्या आंदोलनकारियों पर छोटे छोटे बच्चे ही थे भाई, 17-18 साल के क्या होते हैं, उन पर बंदूकें तानते हुए देखा हमने, फायर करते हुए देखा। क्या देखा? रामपुर तिराहा कांड, मुजफ्फरनगर गोली कांड, मसूरी गोली कांड, खटीमा गोली कांड, और जिस जगह पे आप बैठे हो यहाँ पर भी हमने कर्फ्यू लगते हुए देखा। क्या देखा? तमाम उत्तराखंड जितनी भी जगह थी, उत्तराखंड ने कर्फ्यू देखा ही नहीं था कभी। आपके उखीमठ से लेके आपके टिहरी से लेके आपके हर जगह छोटी छोटी जगहों पर क्या लगा? कर्फ्यू लगा, क्योंकि लोग इतने क्या हो गए थे? उग्र हो गए थे। बुरा भी तो बहुत हुआ था। 2 अक्टूबर 1994 छोटी मोटी घटना थोड़े थी, आज तक न्याय नहीं मिला भाई, है ना। चलो खैर, दिल में है सभी लोगों के। आप लोग बच्चे हो, आप बाद में हुए सब लोग, है ना। 19, 20, 21 साल के हो तो आप लोगों को नहीं पता होगा, बताएंगे कभी। चलो, तो डुगरी अगला क्या बताया मैंने? 1978 में पहली बार उत्तराखंड बंद हुआ भाई। 1978 उत्तराखंड ने पहली बार देखा कि बंद कैसा होता है। द्वारहाट के चौचरी व पालड़ी, बागेश्वर, पालड़ी, द्वारहाट, चौचरी,
व पालड़ी बागेश्वर में जनता ने ढोल नगाड़ों के साथ वनों का कटान बंद करवा दिया। क्या करवा दिया? बंद करवा दिया। अगला आंदोलन है डुंगरी पैंतोली आंदोलन। क्या है? डुंगरी पैंतोली आंदोलन। ये क्वेश्चन बना है, आप मेरे से पूछेंगे कहाँ कहाँ बना है, तो भाई मैंने बोला नहीं, इन 23 सालों में, अब तो 24वां शुरू हो गया, इन 23 सालों में क्या इतने पेपर देखे। कभी प्राविधिक शिक्षा परिषद रुड़की ने क्वेश्चन बनाए, कभी लोक सेवा आयोग ने तो बनाए। ये यूके SSS तो बहुत बाद में गठित हुआ है ना, जब लोग परेशान हो गए किससे? प्राविधिक शिक्षा परिषद रुड़की के पेपरों से परेशान हो गए, फिर यूके SSS बना, है ना। समूह की सेवाएं क्या कर दी गई? परीक्षाएं उसको दे दी गई यूके SSS को। तो अलग अलग जगहों पर पेपर देखे तो डुंगरी पैंतोली आंदोलन कई बार क्वेश्चन देखा मैंने। चमोली जनपद के डुंगरी पैंतोली में, डुंगरी पैंतोली चमोली याद रखना है आपने। क्या रखना है? बांज के जंगल काटे जाने के विरोध में, बांज के जंगल काटे जाने के विरोध में जनता द्वारा आंदोलन किया गया। क्या किया गया? यहां बांज के जंगल को सरकार ने उद्यान विभाग को हस्तांतरित कर दिया था। महिलाओं के विरोध के बाद सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। उत्तराखंड के लोगों ने बांज के जंगल नहीं कटने दिए कभी भी। क्या नहीं कटने दिए? ठीक है, हम लोग उन जंगलों से प्राप्त करते थे, पत्ते प्राप्त करते थे, पर गिरे हुए पत्ते प्राप्त करते थे यार, उसको उठाकर हम गोबर के साथ मिलाकर क्या खेतों में डालते थे। ठीक है, सूखी मुखी जो लकड़ियां हैं वो क्या करते थे? आग जलाने के लिए बीनते थे, उसको ले जाते थे। तो उतना चलता है, वनों से अगर प्राप्त कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। पेड़ नहीं काटते थे, ऐसे जल्दी से नहीं होते थे। हाँ, कोई विवाह का अवसर है तो उसमें बांज नहीं काटा जाता था, चीड़ काटा जाता था। वो भी अपना अगर कोई वो है, वो भी पूरी पंचायत के फैसले होते थे। उसके बाद क्या करते थे? चीड़। और चीड़ तो आपको पता ही है दुश्मन है किसका? पर्यावरण का, है ना। चीड़ को तो बोल ही रहे हैं कि भाई अब खत्म करना पड़ेगा उसे। चलो आगे पढ़ते हैं। पानी रखो आंदोलन, बड़ा इंपॉर्टेंट। क्या भाई? पानी रखो आंदोलन, सबसे पहले तो आपने उफेरा खाल याद रखना है। क्या रखना है? उफेरा खाल। उफेरा खाल 80 के दशक के मध्य में उफेरा खाल का, पौड़ी में पड़ता है ये उफेरा खाल। कहाँ पड़ता है? पौड़ी में। कि युवाओं द्वारा पानी की कमी को दूर करने के लिए चलाया गया था। ठीक है, पानी की कमी से बंजर हो गए सीढ़ीदार पहाड़ी खेतों में अब पुनः हरियाली छा रही है। साथ ही पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से नंगे हो गए पहाड़ एक बार फिर घने जंगलों में बदल रहे हैं। तो कई लोग हैं अपना अपना काम कर रहे हैं। कई लोगों ने तो इतने पेड़ लगा दिए, पूरा जंगल बना दिया। नंगे पहाड़ थे, क्या कर दिया? कई सालों से, 20, 30, 40 सालों से वही काम कर रहे हैं वो लोग। क्या कर रहे हैं? हाँ, और ये ध्यान रखना कि ये भी एक शांति स्थापित करने जैसा है। क्या हुआ, एक बार वंगारी मथाई ग्रीन बेल्ट रेवोल्यूशन चलाया था उन्होंने। अफ्रीका की एक महिला थी, करीब 2-3 उनकी जो ग्रीन बेल्ट रेवोल्यूशन चलाया था उन्होंने, तो लगभग 2-3 करोड़ पेड़ लगाए थे उन्होंने। कितने? अब कितने बचे कितने मरे वो अलग चीज है, लेकिन लगाए उन्होंने, वृक्षारोपण किया। तो उनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ एक बार कि भाई पेड़ लगाने से शांति कैसे स्थापित हो सकती है? पेड़ लगाने से कैसे शांति स्थापित होगी? तो उन्होंने फिर अपना वो दिया कि यार 2 देश लड़ रहे हैं, उसके बीच में मध्यस्थता करके उस लड़ाई को रुकवाना ही शांति नहीं होता है। पर्यावरणीय शांति भी तो एक चीज है, नहीं है? और हम तो मंत्र बोलते रहे हैं पहले से, पृथ्वी शांति। क्या बोलते हैं हम? बोलते हैं सबको शांत करने के लिए बोलते हैं। ठीक है, तो ध्योः शांति, अंतरिक्ष भी क्या रहे? शांत रहे, पृथ्वी भी शांत रहे, बोलते हैं, है? उन्होंने कहा कि भाई पर्यावरणीय, अगर आप क्या कर रहे हो, पर्यावरण के लिए कोई बहुत बड़ा कार्य कर रहे हो, वो भी क्या है? शांति है। इसलिए शांति का नोबेल पुरस्कार वंगारी मथाई को दिया जा रहा है। तो कभी नेट पे सर्च करना आप, वंगारी मथाई, मेरे ख्याल से केनिया की थी ये महिला। तो इनका क्वेश्चन बनता है आज भी, ग्रीन बेल्ट रेवोल्यूशन किसने चलाया था? आंसर वंगारी मथाई ने। ठीक है, पानी राखो आंदोलन भाई उफेरो खाल, कहाँ? पानी राखो आंदोलन उफेरो खाल पौड़ी गढ़वाल में पानी की कमी को दूर करने के लिए चलाया गया था। इस आंदोलन के जो सूत्रधार थे वो थे सच्चिदानंद भारती। अगला जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा सच्चिदानंद भारती से। कहां से बनेगा? सच्चिदानंद भारती। कहाँ? उफेरो खाल। शिक्षक थे ये, क्या थे? गुरुजी। ठीक है, सच्चिदानंद भारती। गुरुजी ने क्या किया?
दूधातोली लोक विकास संस्थान का गठन कर दिया। किसका किया? क्वेश्चन पूछेगा उल्टा। दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना किसने की? आंसर उफेरों खाल के शिक्षक, पूरा बोलो, उफेरों खाल के शिक्षक सच्चिदानंद भारती ने। और इस क्षेत्र में ऐसा करके इन्होंने क्या किया, इस क्षेत्र में जन जागरण और सरकारी अधिकारियों पर दबाव बनाकर वनों की अंधाधुंध कटाई को रुकवाया। अब तक इस आंदोलन के तहत बच्चों, नौजवानों और महिलाओं ने 15 लाख से अधिक पेड़ लगाए हैं। कितने? 15 लाख से अधिक पेड़ लगाए हैं। इस आंदोलन के तहत गठित महिला मंगल दलों ने अपने गांव में चौमुखी विकास हेतु अनेक कार्य किए हैं। अगला आंदोलन है भाई रक्षा सूत्र आंदोलन। कौन सा? रक्षा सूत्र आंदोलन। वृक्ष पर रक्षा सूत्र बांधकर, राखी बांधते हो आप जैसे, तो ऐसे ही रक्षा सूत्र बांधकर उसकी रक्षा का संकल्प लेने संबंधी यह आंदोलन 1994 में टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में। आपने को सन याद करना है। रक्षा सूत्र आंदोलन कब का? भी 1994 का। दूसरा याद करना है आपने टिहरी, टिहरी में भी याद करना भिलंगना क्षेत्र। कौन सा? भिलंगना क्षेत्र, ठीक है, से शुरू हुआ। इस आंदोलन का मुख्य कारण ऊंचाई के वृक्षों के कटान पर लगे प्रतिबंध के हट जाने के बाद उत्तर प्रदेश वन विभाग द्वारा 2500 वृक्षों पर चिन्ह लगाकर उनके काटने की अनुमति देना था। उत्तर प्रदेश वन विभाग ने क्या किया? 2500 पेड़ों पर चिन्ह लगाए कि ये कटने हैं। क्या करने हैं? लोगों को पता चला है। तो इससे पहले कि इन्हें काटा जाता, डालगांव, खवाड़ा, भेटी, भिगुन, तिनगढ़, ये गांव के लोग जो थे, कहाँ के? डालगांव, खवाड़ा, भेटी, भिगुन और तिनगढ़, इस गांव की सैकड़ों महिलाओं ने आंदोलन छेड़ दिया और चिन्ह वाले वृक्षों पर रक्षा सूत्र बांध दिए। रक्षा सूत्र बांध दिए तो क्या हुआ? कटान रुक गया वृक्षों का। दबाव बना दिया ना, किस पर? उत्तर प्रदेश वन विभाग पर दबाव बना दिया। उन्होंने कहा देख लो, और महिलाओं से, और वो भी हिमपुत्रियों से कौन टकराएगा भाई? है कोई? है ना? उत्तराखंड के लोगों से किसकी मजाल है जो छिड़े दिलेर को, है भाई? तो परिणाम स्वरूप क्या हो गया? वृक्षों का कटान रुक गया। आंदोलन के कारण आज तक रयाला के जंगल, आपने ये याद रखना है, रयाला के जंगलों पर आज भी वो चिन्ह मौजूद हैं, लेकिन उन्हें काटा नहीं जा सका उसके बाद। ठीक है, तो आपने धन्यवाद देना है किनको? डालगांव, खवाड़ा, भेटी, भिगुन और तिनगढ़ गांव के महिलाओं को। ठीक है, मातृशक्ति। चलो, इन आंदोलनों का प्रभाव उत्तरकाशी आदि जिलों पर भी रहा। ठीक है, इस आंदोलन का नारा था ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे, नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे, पेड़ कटेंगे, पहाड़ टूटेंगे, बिना मौत के लोग मरेंगे, जंगल बचेगा, देश बचेगा, गांव-गांव खुशहाल रहेगा। मेंस में लिखते हैं ना जवाब, तब आता है मजा, जब आप इस तरह की ये क्या करते हो। हाँ, तो ये प्री में कैसे क्वेश्चन बनेगा? बोलेगा ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे, नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे। ये नारा किस आंदोलन में दिया गया? आंसर रक्षा सूत्र आंदोलन में दिया गया। रक्षा सूत्र आंदोलन में आपने क्या याद रखना है? 1994 याद रखना है, टिहरी का भिलंगना क्षेत्र याद रखना है, रयाला के जंगल याद रखने हैं, डालगांव, खवाड़ा, भेटी, भिगुन, तिनगढ़ गांव की महिलाओं को याद रखना है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो रयाला के जंगल, भाई है किसी का गांव रयाला के आसपास? नहीं है, आपका है? अच्छा, इसके बाद भाई झपटो छीनो आंदोलन। झपटो छीनो, अच्छा मैं वो पूरा बोल देता हूँ। ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे, नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे, पेड़ कटेंगे, पहाड़ टूटेंगे, बिना मौत के लोग मरेंगे, जंगल बचेगा, देश बचेगा, गांव-गांव खुशहाल रहेगा। और रहेगा भाई, पेड़ बचेंगे तो ही रहेगा। ठीक है, और होता क्या है, जंगलों से एक चीज का नुकसान होता है कि आप मुख्य धारा से अलग रहते हो। भाई जंगल है, वन विभाग के अंतर्गत आ गए, अब आपका गांव पड़ गया कहाँ? हाँ जी, चलो यमकेश्वर, इधर बैराज के आसपास से कौन सा गांव है ऊपर? एक बड़ा सुंदर गांव है। अब वहां के लिए कच्ची सड़क जाती है, बताओ गांव का नाम? नहीं, बोलो। हाँ, कुनाव नहीं भाई, कुनाव तो नहीं, ऊपर है, पहाड़ पर जाना पड़ता है, लेकिन रोड क्या कच्ची है। क्यों? क्योंकि वन विभाग रोड नहीं बनने देता है। अब सुना है मैंने कि बन गई है।
है ना। तो क्या होगा कि वन विभाग के अंतर्गत अगर कोई भूमि होगी तो वन विभाग की अनुमति नहीं मिलेगी रोड बनने के लिए जल्दी से, तो क्या होगा कि आप मुख्य धारा से क्या रहेंगे, अलग रहेंगे, है ना। मुख्य धारा से अलग रहेंगे तो उतना विकास नहीं हो पाएगा आपका जितना कि होना चाहिए। तो उसके एवज में राज्य क्या करता है पता है, ग्रीन बोनस की मांग करता है। किसकी? राज्य कहता है यार हमने जंगल रखे हुए हैं अपने राज्य में, इन जंगलों से क्या मिल रहा है, ऐसा तो है नहीं कि खाली उत्तराखंड के लोग ही सांस ले रहे हों, पूरे देश के लोग, विश्व के लोग क्या कर रहे हैं, जो ऑक्सीजन छोड़ेगा तो वो सब लोग। अपने देश की सरकार से मांग करते हैं 2% क्या ग्रीन बोनस की। किसकी? कि एक्स्ट्रा दिया जाए, हमें ग्रीन बोनस दिया जाए ताकि हम क्या करें, विकासात्मक कार्यों में उसे खर्च कर सकें। ठीक है, और वो बुरा भी नहीं है अगर ग्रीन बोनस मांगते हैं। ठीक है, चलिए भाई, झपटो छीनो आंदोलन समझ में आ गया। झपटो छीनो आंदोलन शुरू कर रहा हूं मैं। रैणी, फिर दोबारा वही गांव रैणी, लाता, तोलमा और आदि गांवों की जनता ने वनों पर परंपरागत हक बहाल करने तथा नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का प्रबंध ग्रामीणों को सौंपने की मांग को लेकर 21 जून 1998 को लाता गांव में धरना प्रारंभ किया गया। लाता में शायद भोटियाओं का गांव है ये, ठीक है, भोटिया लोग रहते हैं। तो रैणी, लाता, तोलमा, ये गांव की जनता ने वनों पर परंपरागत हक बहाल करने तथा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय पार्क का प्रबंध यानी मैनेजमेंट ग्रामीणों को सौंपने की मांग को लेकर 21 जून, ये याद रखना आपने, 21 जून 1998 को लाता गांव में धरना प्रारंभ किया। 15 जुलाई को समीपवर्ती गांव के लोग अपने पालतू जानवरों के साथ नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में घुस गए। इसीलिए इस आंदोलन को झपटो छीनो का नाम दिया गया। क्या दिया गया? झपटो छीनो का नाम दिया गया। बायोस्फीयर रिजर्व है नंदा देवी, नंदा देवी को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, मैंने कहा अंदर जाने के बड़े कठोर नियम होते हैं भाई, प्रति व्यक्ति पे करना पड़ता है आपको। अगर आप जाएंगे परमिशन चाहिए होती है आपको प्रति व्यक्ति के हिसाब से। क्या अगर आप टूरिस्ट हो, अपने टेंट वेंट लेके जा रहे हो तो उसका भी देना पड़ता है आपको, क्या पर डे के हिसाब से देना पड़ता है। हाँ, फिर भी अगर आप नंदा देवी को ढंग से देखना चाहते हैं तो उसका एक ही उपाय है, अगर आपके अंदर आस्था है तो नंदा देवी राजजात जब होती है तो उस समय किसी को कुछ नहीं देना होता है, कोई भी नंदा देवी के अंदर जा सकता है। ठीक है, और आप क्या होम कुंड तक की यात्रा क्या कर सकते हो बिना किसी शुल्क के, है ना। लेकिन अगर जाओगे तो आस्थाओं के साथ जाना, क्योंकि वहां क्या है, मेन चीज जो है नंदा राजजात की वो क्या है, आस्थाएं हैं। वहां खाली पर्यटक बन के मत जाना, रक्षक उठाया और चल दिए, है ना। वैसे समझ में आ जाएगा आपके, जब आप जाओगे तो जगह जगह कहीं पर लाटू देवता आ रहे होंगे, कहीं पर देवी आ रही होंगी। रात भर दिन भर सोते नहीं है लोग, क्या नहीं करते। ऐसे मत सोचना सोने को मिलेगा, मिलेगा, आप अपना टेंट लगा के सो सकते हो, लेकिन रात भर और दिन भर क्या चलता है, कार्यक्रम चलते रहते हैं। कार्यक्रम मतलब पूजा अर्चना। आप सोचो जो लोग कराते हैं, जो लोग करते हैं, वो तो जूते भी नहीं पहनते कई लोग तो पाँव में, और इतनी लंबी यात्रा क्या कर रहे होते हैं। तो आस्था ही तो है। आप तो 4 कदम ना चल पाओ उस ठंड में, ठीक है, कठिन है भाई यात्रा। चलो, मैती आंदोलन भाई, कल्याण सिंह रावत जी याद रखना आपने। मैती आंदोलन में क्या याद रखना है, कल्याण सिंह रावत जी। मैती शब्द का अर्थ आपको पता ही है, गढ़वाल में मायका होता है ना। कल्याण सिंह रावत जी का नाम याद रखना है, 1996 याद रखना है आपने। उनके दिमाग में एक विचार आया, ठीक है, ग्वालदम इंटर कॉलेज की छात्राओं को शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम के दौरान बेदनी बुग्याल के वनों की देखभाल के लिए तल्लीनता से जुटे देखकर रावत जी ने महसूस किया कि पर्यावरण संरक्षण में युवतियां ज्यादा बेहतर ढंग से कार्य कर सकती हैं। कौन? बालिकाएं ज्यादा ढंग से, महिलाएं, बालिकाएं ज्यादा ढंग से कार्य कर सकती हैं। इसके बाद मैती आंदोलन, उनका संगठन, मैती आंदोलन, उसका संगठन और तमाम सारी बातों में आकर आकार लेना शुरू कर दिया। क्या कर दिया? अब इसमें क्या होता है, ये आप लोग भी करना, आप लोग सभी लोग अविवाहित हो, जब विवाह होगा आपका तो क्या करना, इस आंदोलन के तहत विवाह समारोह के दौरान वर वधू द्वारा पौधा रोपने और इसके बाद मायके पक्ष के लोगों के स्तर पर उसकी देखभाल की परंपरा विकसित हो चुकी है। क्या होता है कि जो बालिका होती है, क्योंकि अब उसे अपना मायका छोड़ना है, ससुराल जाना है, और एक वो दामाद जी जो आ रखे हैं, तो दोनों के नाम पर 2 पेड़ लगाए जाते हैं
और मायके वालों से कहा जाता है कि जैसे आपने बालिका का पालन पोषण किया, उसको बड़ा किया, उसका विवाह किया, वैसे ही आपने अब क्या करना है, इस पौधे को क्या करना है, रोपना है। मतलब इस पौधे को आप रोपते तो वह हैं, दूल्हे दुल्हन के हाथ से रुपाए जाते हैं, आपने इसकी भी वैसे ही देखभाल करनी है जैसे बेटे की देखभाल की। समझ में आया? तो ये आंदोलन आज पूरे विश्व में क्या हो गया, प्रसिद्ध हो गया। क्या हो गया, प्रसिद्ध हो गया। और होना भी चाहिए भाई, इतनी शादियां होती हैं, है ना। हर एक शादी में अगर दूल्हे दुल्हन क्या कर दें, एक एक पेड़ रोप, मतलब अपने वो कर दें, तो माता पिता क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे, उसकी देखभाल करेंगे, है ना। विवाह के निमंत्रण पत्र पर बाकायदा मैती कार्यक्रम छपता है भाई, और इसमें लोग पूरी दिलचस्पी लेते हैं। ठीक है, तो अपने कार्ड पर क्या, मेहंदी, समझ रहे हो, महिला संगीत, और उसके साथ साथ आपने एक लाइन और छापनी है, कौन सी, मैती, जिसमें क्या करना है, पौधारोपण करना है, और फलदार वृक्ष लगाना। क्या लगाना, ताकि मायके वालों को भी थोड़ा फायदा मिल सके, है ना। तो इस संगठन में यूं तो कई केवल अविवाहित युवतियां ही शामिल होती हैं, लेकिन भावनात्मक तरीके पर हर एक ग्रामीण को इसे दिली सहयोग हासिल होता है। गांव की सारी युवतियां आपस में मिलकर मैती संगठन के संचालन के लिए अध्यक्षा चुन लेती हैं, जिन्हें दीदी का दर्जा प्राप्त होता है। दीदी बोलती हैं, दीदी दीदी बोला जाता है उन्हें। इसके बाद उनके निर्देश पर हर युवती अपने अपने घर में बीज या पौधा रोपती हैं। बरसात के दिनों में इन पौधों को पंचायती या अन्य किसी भूमि पर सामूहिक तौर पर लगा दिया जाता है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो बस ये थे आंदोलन आपके। इसके बाद मैंने कुछ आपको वन संबंधी योजनाएं, कार्यक्रम और संस्थाएं बतानी है। कितना हो गया समय? काफी है।